हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और तैयारी भी आपकी निरंतर वे में काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, पेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों एक जीएस की सीरीज चलाई जा रही है। आज ये हमारी 20वीं क्लास है। मतलब अब तक हम 19 क्लास कर चुके हैं। आज इस 20वीं क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन आज 150 क्वेश्चन की जान डाल रहे होंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इस क्लास को करने के बाद आपको अंदर से कुछ ऐसा फील होता होगा कि हाँ, अब हम वास्तव में कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता, उसकी पूरी डिटेल बताई जाती है, ताकि आप फिर उस प्रश्न को लेकर परेशान ना हो कि ये प्रश्न तो ऐसे हो सकता था या मैं इसे ऐसे कर सकता था। तो बच्चे ये चीज आपकी बिल्कुल अच्छे से करा दी जाएगी। और हर एक प्रश्न का ये मानिएगा जैसे आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, जैसे कि एक प्रश्न का बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, यहाँ भी आपको उसी वही तरीका अपनाया जाएगा कि एक प्रश्न बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक प्रश्न। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आता हूं। वादा ये करिए बच्चों, जितना भी स्कोर आए आज प्योरिटी के साथ बताना है, बेईमानी नहीं करना है। किसी कहने वाले ने कहा है कि गुरु और माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो जो स्कोर आए सिर्फ वही स्कोर बताना है। ठीक है बच्चों, चलूं क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, तैयार हो जाओ। कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी में 50 नंबर डाल लो, 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर इसके बाद में यहाँ आपका ए बी सी जो भी आए, फिर बाद में मुझे अपना स्कोर बताना कि सर आज हम अपना इतना स्कोर कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो उससे क्या होता है, एक मुझे भी खुशी होती है यार, मैं इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूं कि मेरे बच्चे, मेरे दोस्त यहां पर मेरा इतना अच्छा स्कोर मुझे करके दिखा रहे हैं, तो मुझे भी वो खुशी महसूस कराइए बच्चों। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के समक्ष ये रहा। पेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। यह बुक जो आपका जीवन बदलने के लिए आ रही है, आपके लिए एक वरदान लेकर आ रही है। यह बुक बच्चों बेहतरीन कंटेंट के साथ बनाई गई है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। पूरी दिन रात मेहनत लगाकर इस बुक को तैयार किया गया है। मैं कहता हूं बच्चों, जिस बच्चे ने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी गाइडें अपने पास ले रखी हो, अलग अलग राइटर की किताब अपने पास ले रखी हो, भाई कुछ मत पढ़ना। पेट एग्जाम के लिए रोजगार विद अंकित, अंकित भाटी सर की यह पुस्तक पढ़ लेना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ मत पढ़ना, ये पवन मोरल आपसे वादा कर रहा है। इस किताब में इतना बेहतरीन कंटेंट दिया गया है कि आपको 1000-1500 रुपए खर्च करने के बाद नहीं मिलेगा, जो आपको इस किताब में मिल जाएगा। चाहते तो प्रीवियस ईयर अलग से निकाल सकते थे बच्चों, एक ही बुक में सब कुछ आपको दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उसी में दे दिए, बेहतरीन कंटेंट भी उसी में आपको दे दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास करके उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आइएगा। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसे देखिएगा। पॉलिटी के 5 बेहतरीन प्रश्न जो आपके सामने होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में गर्भ का चिकित्सा समापन, आपने देखा हो गर्भ में पल रहे शिशु की जांच कराते हैं, पता करते हैं कि बेटी है बेटा है। बेटी है तो कौन सा गलत है, बेटा है तो कौन सा बढ़िया है? आप ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही एक समान होते हैं। और किसी ने कहा है बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, और आप बच्चे को धरती पे आने से पहले ही उसका परीक्षण कराते हो कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है। तो मेरे दोस्त, ये प्रतिबंध कब है? समापन अधिनियम कब? 1971। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम बच्चे, ये आपका 2005 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है? 2005 का अधिनियम है। यही गलत है। ये रहा आंसर। इस तरीके से निकालो करो, ढूंढ ढूंढ के। आ जाओ। भारत के राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होते हैं। भारत के राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होते हैं। तो बच्चे नोट करके लिखना, भारत के राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। बच्चे हमने आपको याद करा रखी है, एक ट्रिक लिख लीजिएगा, सरला। क्या है बच्चे? सरला।
और इस सरला को हमने आपको बताया था, स का मतलब होता है संसद, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है। रे का मतलब होता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आपकी आर्टिकल 18 में की गई है। इसके बाद आपकी होती है लोकसभा, जिसकी चर्चा आपकी 81 में की गई है। 3 आर्टिकल याद हो जाते हैं। जो आपकी संसद होती है, इस तरीके से 2 सदन होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा, एक राज्यसभा, ऊपर बैठे होते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का ही एक अभिन्न अंग होते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हो सकता है बच्चे ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय कौन सा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न बच्चे सामने लिखा है। इससे बेहतरीन प्रश्न मैं आपको नहीं बता सकता कौन सा होगा, लेकिन आज की पढ़ाई का इन 50 प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लिख रहा है। अब आप देखना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय या संस्था है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था है? तो बच्चे आप थोड़ा पहले आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसकी डिटेल बताता हूं आपको। देखिए, भारत में प्रथम वित्त आयोग जो बना था वो 1951 में बना था। क्या बना था बच्चों? 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद जो भारत में बनी थी, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 15 मार्च 1950 को। ओहो, 15 मार्च 1950 को। बात क्लियर हुई भैया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। अब बच्चों, ना तो इन दोनों में से किसी का भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। क्या है जी? किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। तो यह हमारे लिए गैर संवैधानिक निकाय है। कैसे हैं? गैर संवैधानिक। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए संवैधानिक निकाय। तो भैया संवैधानिक निकाय क्या है? वित्त आयोग। अब वित्त आयोग की थोड़ी डिटेल जानो। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में जिक्र किया गया है। 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्या करते हैं भैया? राष्ट्रपति करते हैं। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे भैया? केसी नियोगी। 12वें, 13वें, 14वें और 15वें, ये आपको पता होने चाहिए। 12वें के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 13वें के विजय केलकर थे, विजय केलकर। 14वें के वाईवी रेड्डी थे। और भैया 15वें के थे आपके एन के सिंह। कौन थे बच्चा? एन के सिंह। ये ध्यान करके लिख लीजिएगा, वित्त आयोग में आपको सारा मिल गया है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष एन के सिंह है। इसके बाद 16वां वित्त आयोग जाएगा, मतलब नंद किशोर सिंह है। अगले पर आओ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो बच्चों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी तो आपको बताया था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन है थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। अभी आपको बताया है। और बच्चे, इसके बाद में आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के हाथ में नहीं होती है। अब मान लो जैसे लोकसभा के 543 सदस्य चुनकर आए। कितने? 543 सदस्य चुनकर आए। इन 543 सदस्यों में से ही किसी एक को बच्चों क्या बना दिया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जिसका चुनाव भी होगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, अगले पर आओ। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? बोलो भैया। यदि आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप काफी अच्छे बच्चे बन चुके हैं। अब जब हमें राष्ट्रपति शासन लगाना हो
तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये बात आपको बतानी होगी। तो बच्चे हम 3 बात लिख देते हैं जो कल के टेस्ट में भी हमने आपको बताई थी। जैसे कि जब भी आपातकाल की बात आएगी, किसकी आएगी, आपातकाल की बात आएगी, तो हमेशा आप जर्मनी देश को याद रखेंगे। ठीक है, 352, 356, 360 इन तीनों को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, और भारतीय संविधान का भाग 18 भी आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, भाग 18। बच्चे 352 में भारत में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है जी, राष्ट्रीय आपातकाल है, जो आज तक 3 बार लगा है, 1962, 1965, 1971। ठीक है भैया, आज तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो भैया राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी क्या लगाते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। बात क्लियर होती है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लग चुका है। ठीक है, कहीं पर 5 बार, कहीं पर 10 बार, ऐसा भी लग चुका है। बात करते हैं 360, इसमें वित्तीय आपातकाल है। क्या है भैया, वित्तीय आपातकाल। तो आज तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, इस बात को नोट करके लिख लेंगे, एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है भैया, आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये सबसे जरूरी बात है बच्चे, आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 बार लग चुका है। इसकी काउंटिंग हम कंप्लीट नहीं बता सकते क्योंकि ये राज्यों में लगता है, ये एक बार भी नहीं लगा है। चलिए, सवाल है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना होगा। बताओ भैया किस लिए प्रसिद्ध है। तो भैया जी आपको बता दूं, यह आपके तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। जायद, भैया इस प्रश्न का जरा जवाब देंगे बच्चे। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है बच्चे। तो आप लोग जल्दी मुझे इस बात का जवाब देंगे। बताओ भैया कौन सी फसल होती है। बच्चे आप देखेंगे जायद वाली फसलें जो होती हैं, आप इसे याद रखेंगे कि ये बेल वाली फसलें होती हैं। आप ऐसे याद रखेंगे कि ये बेल वाली फसलें होती हैं। कौन सी होती हैं, बेल वाली। अब बच्चे आप एक बात बताओ, आपको क्या लिख रहा है, क्या मक्का बेल पे लगती है। कहो गुरुजी ना, मक्का बेल पे नहीं लगती, कुकड़ी लगती है जी, अलग पेड़ पे लगती है। पटसन भी नहीं लगता, सोयाबीन भी भैया बेल पे नहीं लगती। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, वो सारे कहाँ लगते हैं, वो तरबूज पे लगते हैं। लौकी कह सकता है, खीरा कह सकता है, बैंगन मत कह देना। अगले पर आ जाओ। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भैया आप लिखेंगे भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है भैया, दामोदर नदी घाटी परियोजना है भैया, जिसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। कब की गई थी, जिसकी शुरुआत जो की गई थी वो 7 जुलाई 1948 को की गई थी। कौन सी है जी, दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, आ जाओ। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है भैया, इस सवाल का जवाब दें। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। कल हमने आपसे पूछा था पनामा नहर, कल मैंने आपसे पूछा था सुएज नहर। लेकिन बच्चे आज सवाल है पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, या पनामा नहर। देखिए इन्होंने सवाल यदि पूछा होता जोड़ने का तो हम कुछ और आंसर देते, लेकिन अब पूछ रहा है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि पनामा नहर इससे अलग है क्योंकि एक तो इसकी लंबाई आप 77.1 किलोमीटर लिखेंगे। क्या है भैया, 77.1 किलोमीटर लिखेंगे, और इसमें लोक जलपास प्रणाली है, ये इसकी खास बात है। आपको यह बताना होगा कि भैया पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। आंसर बताना होगा भैया कमेंट बॉक्स में। मैं उस बच्चे का कल की क्लास में नाम लूंगा जो इस प्रश्न का मुझे जवाब बताएगा कि वह किस किस को जोड़ती है। अगले प्रश्न की तरफ आइएगा बच्चे।
दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान क्या कहा जाते हैं? पंपास, प्रेरी, वेल्ड या सवाना? बताओ भैया क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बच्चा ये कहते हैं उसे पंपास। क्या कहते हैं जी? पंपास घास के मैदान कहते हैं। नोट करके लिख लो। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील और ब्यूनस आयर्स में भी इन घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील और आपका दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए कल हमने बताया था कि इसकी खोज कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। आज बात आती है कि किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो बच्चे जब बात आती है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लिखेंगे अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चे कई बार आपने देखा होगा कि आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या साइकिल भी चलाते हो, तो कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब आप रोड पर बाइक लेकर जाते हो तो आपको ऐसे लगता है यार सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको लगता है कि पानी खत्म हो चुका है। तो यह क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है बच्चे? यह होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। बहुत जरूरी बात है आपके लिए समझने के लिए, ऐसा अक्सर आपकी लाइफ में हुआ होगा और आपने ये चीज देखी भी होंगी। अगले पर आइए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? भाई माफी चाहूंगा बच्चे, कल की क्लास में भी था, आज की में भी पूछ लिया है। नारिंदर कपाजनी जी ने किया था। कब की बात है? 1952 की बात है। ठीक है, चलिए। पवन की गति, लो जी लो, कल भी पवन पे सवाल था, आज भी सवाल है। कल भी पवन पे सवाल था, आज भी पवन पे सवाल है। क्या है भैया सवाल? देखो, पवन की गति का वेग किससे नाप सकते हैं? पवन की गति देख लो। सवाल बच्चे आपके सामने पढ़ाने वाला मास्टर ये पवन मोरल आपके लिए एक सवाल लेकर आया है। जानबूझकर नहीं लिखा है, सवाल पूछा गया बच्चे। पवन की गति क्या है बच्चे? सवाल पूछ रहा है आपसे कि पवन की गति मापते हैं किससे? तो एनीमोमीटर से नापते हैं। एनीमोमीटर से नापा जाता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको याद होगी, बचपन में आपने एक लाइन याद की होगी, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की खोज हम बच्चों आपको क्रम से बताएंगे। ऊपर लिखा है ऑप्शन गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या चैडविक। किसने की थी बच्चा? ये ऑप्शन आपको बताना होगा। तो बच्चों ये की गई थी आपकी थॉमसन जी के द्वारा। अब बच्चों बात करता हूं कि कब की गई थी। तो यह की गई थी आपकी 1897 में। दो बात आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, आप बताएंगे 1897 में थॉमसन जी के द्वारा की गई थी। सवाल पूछा जा चुका है। 15वें सवाल की तरफ आइए। लार, बच्चों ये जो लार होती है ना, यहां लार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? पहली बात वो देखो, लार जो होती है इसमें लगभग 99% पानी पाया जाता है। लगभग 99% पानी होता है, 1% में आपके एंजाइम होते हैं। अब आपकी लार जो होती है बच्चे, इससे टायलिन निकलता है। क्या निकलता है? टायलिन। दूसरा आप लिखेंगे लाइसोजाइम निकलता है। लाइसोजाइम निकलता है। और बच्चे तीसरी बात आप यहां पर देखेंगे, टायलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, और तीसरी बात आप यहां नोट करके एक और लिख लेंगे, मनुष्य के स्थान पर कुत्ता हो, नेवला हो या भेड़िया हो, इनकी जीभ से ना तो टायलिन निकलता है ना लाइसोजाइम निकलता है। यहां से निकलते हैं सिर्फ रेबीज। क्या निकलते हैं बच्चे? यहां से निकलते हैं रेबीज। कुत्ता हो, नेवला हो, भेड़िया हो, तो वहां से रेबीज निकलते हैं। मनुष्य की लार में 99% पानी होता है, 1% एंजाइम होता है, जो कि बच्चों किस में मदद करती है आप जानते हैं? स्टार्च को, यानी कि खाने को निगलने में मदद करती है। कई बार आपने देखा होगा रोटी का टुकड़ा ज्यादा बड़ा खा लेते हैं, समझ रहे हो ना, गुड़ुम गुड़ुम करनी होती है, यूं करके यूं उठाएंगे, यूं करेंगे, तब जाकर टुकड़ा नीचे को होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मान लो पानी में कुछ फेंक दिया हो। तो कई बार ऐसा होता है ना। तो बच्चों खाने को पचाने, खाने को अंदर भेजने में मदद करती है। भैया क्या है लार का काम? तो खैर बहुत सारे होते हैं, बताएंगे। लार बड़ी चिपचिपी होती है। चलिए सवाल अगला,
देखिए बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 कोई नहीं भूल सकता। 1 अप्रैल 1935 कोई नहीं भूल सकता। 1949 राष्ट्रीयकरण कोई नहीं भूल सकता। स्थापना ये रही, राष्ट्रीयकरण ये रहा। यह भारत सरकार का बैंक है। किसका बैंक है? भारत सरकार का बैंक है बच्चों। बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों को भी लोन देता है। किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता? मतलब भारत में रह रहा एक राज्य, भारत में बसा हुआ एक राज्य जहां लेन देन नहीं करता वहां का कोई भी बैंक आरबीआई से, तो बच्चे वो आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर। अब आप जानते हैं यहां राज्य की बात कर रहा है, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद, क्या बच्चे, 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब ये सारे कानून कहां पर? जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया है। एक आपका जम्मू है और दूसरी आपकी लद्दाख है। क्या है भैया? 2 में बट गया है, एक आपकी जम्मू है, दूसरी आपकी लद्दाख है। अगले पर आओ, सवाल आपके सामने है, जब पूर्ण उत्पाद वृद्धमान दर बढ़ता है तब क्या होता है? सवाल है, जब पूर्ण उत्पाद हो और फिर भी उसमें बढ़ रही हो तो भैया फिर उत्पाद में वृद्धि होती रहती है। ये रहा जी बिल्कुल सही आंसर। अगले पर आइए, अगले पर आओ भैया। चलिए, अब बच्चों इन बातों को सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसने बहुत अच्छे से ये बातें पढ़ी हो। ठीक है, सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। कब तक चली भैया? 1951 से 56 तक चली, जिनका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जिसका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था। बात बिल्कुल ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली थी। भैया ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये 1966 तक चली थी, जिसका कृषि प्लस उद्योग ठीक है। और भैया चौथी पंचवर्षीय योजना है, नहीं पांचवी दे रखी है, चौथी है भाई 66 के बाद 3 साल तक क्या रहा था? गैप रहा था, जिसे हम योजना अवकाश बोलते हैं। यानी कि 66 से 69 तक क्या रहा है? योजना अवकाश रहा है। तो बच्चे ये चली है 1969 से लेकर 1974 तक। तो भैया अब आप देख लो गलत कौन सी है। ये रहा जी गलत। बेटा ऐसे सवाल तभी हो पाते हैं जब हमें सारी याद हो, वरना तो हम तुक्का ही मारते रहते कि पहली में क्या, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, चौथी में आत्मनिर्भरता पर हमें उद्देश्य कर दिया। चलो जी बढ़ाओ इसको, अगले पर आओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और यार यही सवाल पूछोगे क्या आज? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए जी, तो भैया पढ़ लो। अभी आपको बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 66 तक चली। यार बिल्कुल सत्य बात है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 12 ही तो चली है बस। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97 तक चली, ठीक है। अरे 5वीं पंचवर्षीय योजना 61 से 66 कैसे चल जाएगी यार? 74 से स्टार्ट होगी। गलती कर रहे हैं ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना भाई स्टार्ट कब से होगी? 1974 से स्टार्ट होगी। 1974 से लेकर 1979 तक यहां चलेगी 5वीं यार, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाएगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? खामो खा फिर भी गलत प्रश्न कर दिया आप लोगों ने। कितने बच्चों का ठीक है बताओ जरा, कितने बच्चों का ये सही प्रश्न था ये बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल है बच्चे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? जरा बताएंगे सवाल आप। यदि आपने अब भी इस सवाल का आंसर गलत दिया तो समझ लो बच्चों मेरे पढ़ाने में कमी है और आपके पढ़ने में कमी है। उसका रीजन ये है कि इस सवाल को मैं अभी पीछे ही बता के आया हूं, जस्ट मिनट पहले ही, कि बताइएगा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है, किस वर्ष हुआ है। अभी आपको बताया है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड पहले ही ये सवाल। यदि आप फिर भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे मुझे शक होता है अपनी पढ़ाई पर कि शायद पवन मोरल मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूं या फिर बच्चे आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं।
क्योंकि इस प्रश्न का जवाब हमने अभी आपको 3 प्रश्न पहले ही दिया है। देखिएगा कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है भैया? गैर संवैधानिक निकाय है। सबसे बड़ी बात तो यह है, ठीक है ना। स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, गैर संवैधानिक निकाय है। बच्चों स्थापना आप देखेंगे 1950 में हुई थी। 1952 की यदि मैं बात करूं तो बच्चों आप लिखेंगे एनडीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी भैया वो 1952 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बताओ बच्चों। सवाल आपके सामने लिखा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बच्चों, ये बताओ जरा। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा बच्चों। एस राधा कृष्णन आप जानते हैं 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। मदन मोहन मालवीय किसने की थी बच्चों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में की थी। कब की थी भैया? 1916 में। ये बात ध्यान रखना 1919 से लेकर 1939 तक ये इसके कुलपति भी रहे थे। 1939 तक क्या रहे थे बच्चों? इसके कुलपति भी रहे हैं। कुलपति बच्चे, कुलपति कौन है आप जानते हो? कुलपति की नियुक्ति आजकल राज्यपाल करते हैं। कौन रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी। अब मुझे उम्मीद है कि बच्चे आपकी हर चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आ जाओ भैया। दी गई घटनाओं को उनके काल के अनुसार लगाइएगा। बताओ बच्चों कौन ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर बिल्कुल सटीक बता देगा? कौन ऐसा बच्चा है जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर देगा? आपके सामने लिखा है दी गई घटनाओं को उनके काल के अनुसार लगाइए। तो भैया पहला ऑप्शन दिया सिपाही विद्रोह। पहले आपका वेट करता हूं बच्चों। मौके पे चौका लगा रहे हो गुरुजी, पूछ नहीं रहे तो बता नहीं रहे हो कुछ भी। आज जैसा मना रहा वैसे ही कर रहे हो। चलो कोई नहीं बच्चों, आप लोग जैसे खुश हम वैसे खुश। बच्चों मैं ये नहीं चाहता कि आपकी किसी भी क्षण किसी भी हालत में क्लास छोड़ी जाए। मैं सीरियसली अभी भी क्लास लेता हूं तो मुझे चुभन दर्द महसूस होता है कंटिन्यू, लेकिन मैंने कभी भी आपकी क्लास मिस करने की नहीं सोची। मैं चाहूं तो आराम से 10 दिन का रेस्ट कर सकता हूं, लेकिन बच्चे आप जानते हैं कि आपका पेपर का समय नज़दीक है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डेट मिलती है। तो बच्चे मैंने कभी आपसे छुट्टी मारने की कोशिश नहीं की है। आपसे विनती है बच्चों, हमेशा वही आगे निकलते हैं। आपने देखा होगा जो अच्छी रातों को जागा करते हैं उनकी सालें अच्छी गुजरती हैं, और जो रात को मोबाइल के साथ या सोने में गुजार दे जाते हैं तो उनके आज ऐश और आराम तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो थोड़ा दुखी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो। देखिए सबसे बड़ी बात, सिपाही विद्रोह। भारत में सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया, और बच्चे बाबर ने भारत में जो आक्रमण किया वो 1526 में किया। अब आप बताओ बच्चे, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, यानी कि जो मेरी सीरीज बनी वो बनी 2 3 1। 231 है किसी ऑप्शन में? देखो भैया ऐसे निकाला करो, 231 ये रहा जी गुरु जी। ठीक है, तो ऐसे कर लिया करो डायरेक्ट। अगले पर आओ। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? भाई बड़ा तकड़ा सवाल दे दिया है। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था बच्चों? आप लिखेंगे कि इसने अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। इसकी भी खोज करी थी बच्चे, ये ध्यान रखना। इसकी खोज, ये आपके सामने फिर बता रहा हूं, इसकी खोज अमेरिका की बार बार पूछा जाता है। देखिए एक नाम खोज पे होता है कुछ। जब इसकी खोज इसने की तो नाम क्यों नहीं पड़ा? जबकि नाम पड़ा था अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर, जबकि चाहते तो इसी के नाम पर पढ़ सकता था बच्चे। तो सवाल पूछा जाएगा अमेरिका की खोज किसने की थी? भैया कोलंबस ने की थी। कब? 1492 में। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है, आप कर रहे हो कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी, अगर बन जाओ आईएएस तो आपको कैसा महसूस होगा? एकदम अंदर से, अरे यार रो भी सकते हो।
तो भैया ये आदमी तो काले कालों की खोज करने गया था, भारत की खोज करने निकला था, पहुंच गया अमेरिका, तो इसने कहा अरे मैं तो नई दुनिया में आ गया। तो भाई साहब अमेरिका को पहली बार नई दुनिया किसने कहा है, लिख लो नोट करके, नई दुनिया। भैया नई दुनिया किसने कहा है, तो आप लिखेंगे ये कहा है जी अमेरिका ने। जो कहाँ का निवासी है ये अभी तक आपने मुझे नहीं बताया, जो कहाँ का निवासी है बच्चे, तो आप लोग लिखेंगे यह है आपका जियोन का निवासी है। कहाँ का, जियोन, जिनाओ का निवासी है। चलिए इसकी मृत्यु पूछ लेता कई बार कहाँ पर हुई थी, तो भाई वो हुई थी आपकी स्पेन में। आ जाओ, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग, भैया पूर्ण स्वराज की यदि मैं मांग करूं तो भैया ये आपका लाहौर, आपका भाई कौन सा, हाँ लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था। और जिसकी अध्यक्षता बच्चे नेहरू जी ने की थी। किसने की थी, नेहरू जी ने की थी। कब की बात है, 1929 की बात है। और भाई साहब ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बच्चा जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे बच्चे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की सभा का नाम लिख लीजिएगा, भारत सेवक समाज। क्या लिखेंगे जी, भारत सेवक समाज, सर्वेंटस सोसाइटी ऑफ इंडिया। और बच्चे ध्यान रखना ये गांधी जी के गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले कर दो थोड़ी देर के लिए। और इनके गुरु पूछता हो तो महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे बच्चे, महादेव गोविंद रनाडे। इनके पूछता हो तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है जी, अगले पर आओ। भैया देखो, को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। औरंगजेब ने किसको कैद कर लिया, बात यह है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि औरंगजेब ने किसको कैद, बताओ बच्चों। उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने किडनैप कर लिया। बच्चों आप सभी जानते हैं शाहजहां, क्या जानते हैं बच्चे, शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह है जिसका जिंदे रहते हुए ही उसके पुत्रों में आपस में विद्रोह हुआ हो, पुत्रों में विद्रोह हुआ हो। और बच्चों इसे किडनैप कर लिया गया। क्या कर लिया गया, इसे किडनैप कर लिया गया। और इससे कह दिया गया कि तुमने सारा पैसा, मतलब 1658 तक, 1658 में इसे किडनैप किया गया। और बच्चों 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को कैद कर लिया गया 1658 में। इसके बाद आपका औरंगजेब बादशाह बन गया और बच्चे इसकी मृत्यु 1666 में हो गई। अगले पर आओ, सवाल आते हैं बच्चों, विजयनगर के मध्यकालीन नगर के आजकल अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो बच्चों विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष मिलते हैं वो आपके हम्पी में मिलते हैं। हम्पी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चे, कर्नाटक में पड़ता है। ये बात नोट करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगले पर आइए, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, प्रश्न ये आपके सामने है, कोई बच्चा बताए। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, आपके सामने प्रश्न रखा है बच्चे हमने, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो आप लोग इस बात को नोट करके लिखेंगे कि सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था। इसी के पिता का नाम सुबुक्तगिन था। क्या नाम था बच्चे, सुबुक्तगिन था। क्या नाम है, सुबुक्तगिन। यही भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा। कितनी बार आक्रमण करेगा, 17 बार आक्रमण करेगा, 1001 से लेकर 1027 तक। इसका जो फेमस आक्रमण रहेंगे वो 1014, 15, 7 और 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण रहेगा। जो सोमनाथ मंदिर बच्चे आपका गुजरात में पड़ता है, शिवजी भगवान का वो मंदिर है। किसका मंदिर है, शिवजी भगवान का मंदिर है। 1027 में बच्चों इसका अंतिम आक्रमण था, जो कि बच्चे जाठों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था, जाठों के खिलाफ था। ये बात नोट करके लिख लीजिएगा, इस बात को नोट करके लिख लेंगे बच्चे।
जल्दी मुझे इसका आंसर बताइएगा कि आप लोगों ने वास्तव में क्या सही दिया था आंसर? गजनी का। 29वां प्रश्न देखिए, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? मतलब पत्थर काटकर उस पर जो लिखने की परंपरा शुरू की थी वो किसने की थी? समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? चारों ही महान व्यक्तियों के नाम बोर्ड पर लिख रहे हैं। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो बच्चे आप लिखेंगे इसमें अशोक। क्या लिखेंगे? अशोक। भैया अशोक जिसे देवान प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बच्चे सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत तो छोड़ो अन्य देशों में भी कराया है। जैसे कि इसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था दोस्त। और इसके शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। सबसे जरूरी बात तो यह है। अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी मुख्य ताकत क्या थी? जवाब दें बच्चे, आपका वेट करूंगा पूरे 20 सेकंड तक। पूरे 20 सेकंड तक मैं आपका वेट करूंगा। बच्चों आंसर नहीं दे रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि आप लोग या तो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या फिर आपको आता नहीं है। दो ही बात इसकी होती है। हमने आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य ताकत क्या थी? कृषि प्रसार, व्यापार या चाक और बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ाईगिरी? बच्चे उनकी जो ताकत थी वो थी उनका व्यापार। क्या था बच्चों? व्यापार। और ये दो व्यापार जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दो तरह का व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बच्चे इन दोनों में अंतर यह है कि आंतरिक जो अपने देश की सीमा के अंदर हो और बाह्य मतलब जो देश की सीमा के बाहर हो। ठीक है, दोनों प्रकार का करते थे और उस समय वस्तु विनिमय भी चला करती थी। चलिए अगले पर आओ बच्चों। प्रश्न आपके सामने देखिए, नेक्स्ट लिखा है, मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये प्रश्न आपको बताना है। समय का अभाव है बच्चों। जिसको बनने के लिए बच्चे लगभग लगभग 16 साल का समय लगा था। मतलब यह प्रक्रिया 1503 में शुरू हुई थी और 1519 में जाकर यह समाप्त हुई थी। बच्चों किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप नोट करके लिख लेंगे, लियोनार्दो विंची। क्या नाम है बच्चे? लियोनार्दो द विंची के द्वारा यह चित्र बनाया गया था, जो 1503 से लेकर और 1519 तक बनाया गया था। कब कंप्लीट हुआ बच्चे? 1503 से लेकर 1519 तक। चलिए अब क्या है भाई, इसके ऑप्शन आगे दिए हैं क्या? ऑप्शन दे रखे हैं भाई इसके आगे। और हमसे प्रश्न पूछ लिया यहाँ ही, तो मैं लिख देता हूं बच्चे इसके आंसर यहीं लिख देता हूं बोर्ड पर ही। 43, 21, 1, 43, 21, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आने वाला है? देखिए पहले आप जवाब दीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या है। 32वां प्रश्न आपके सामने है। कौन बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे पहले ये बताइएगा। देखिए जो आपका भरतनाट्यम है वो आपके तमिलनाडु से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तमिलनाडु से। जो आपका कुचिपुड़ी है वो आपके आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। जो आपके कथकली है वो केरल से संबंध रखता है। जो आपका उड़ीसा है वो उड़ीसा से संबंधित रखता है, ओडिसी ओडिशा। बच्चे जिस बच्चे का आंसर ये आ रहा हो, मतलब यहां देखूं तो भैया 4, यहां देखूं 3, यहां 2 और यहां 1, 43, 21 जिस बच्चे का आंसर हो वो बिल्कुल ठीक आंसर है। मतलब ऑप्शन ए जिस बच्चे ने दिया है वो ठीक आंसर है। 43, 21 जिस बच्चे ने आंसर दिया है
वो बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो बच्चों, आपका स्कोर क्या चल रहा है, कितना आप समझ पा रहे हो। अगली पुस्तक यहां लिखिए बच्चों, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? इस पुस्तक को जल्दी बताओ। मेरा देश मेरी लाइफ, इस पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चे, वो आपके ममता बनर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राघव बहल या दमन सिंह। तो बच्चे ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा की है। किसके बच्चे? आप लोग लिखेंगे व्यक्तिगत जीवन। इस पुस्तक में इन्होंने व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाला है, नोट करके लिख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। भाई इसके ऑप्शन भी अगले पेज पर दिए हैं क्या? नहीं। सवाल देखो भैया, निम्नलिखित एक तरफ संगठन दिए हैं और एक तरफ मिलान दिया है, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चलिए, तो भैया आपको बताना होगा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन। भैया ये तो आपका यही गलत हो गया, क्योंकि ये तो आपके कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में है बच्चों। 1944 में स्थापना हुई, 192 इसमें सदस्य हैं, तो ये तो हमें पहले ही मिल गया यार। इंटरपोल लियोन में है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ आपका बर्न में है, खाद्य तथा कृषि संगठन आपका रोम में है। सही है यार, ये तो बिल्कुल सही है। अगले पर आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है? बच्चों सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। अब बच्चों यदि मैं स्थापना की बात कर ली आपसे, स्थापना, यदि मैं सदस्यों की बात करूं, सदस्य देशों की बात करूं, तो 10 सदस्य है। भारत नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो बच्चे कंबोडिया इसका सदस्य है, बिल्कुल ठीक है। चाइना इसका सदस्य नहीं है बच्चे। लाओस इसका सदस्य है, और फिलीपींस भी इसका सदस्य है। तो दो बातें याद रखेंगे, स्थापना और सदस्यों की संख्या, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले पर आओ। सवाल देखो भैया, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो बच्चे नोट करना, पहली बात तो यह है, पुरस्कार जो आपका 1917 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1917। और यह पुरस्कार आप बच्चे लेखन पर भी दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता और लेखन भी ऑप्शन में होता तो वो भी चल जाता, उनके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप सभी से उम्मीद है कि बिल्कुल सही तरीके के जो प्रश्न आपको ना पता हो उन्हें नोट कर लिया करो, ठीक है, जिनको नहीं जानते हैं आप। अगले प्रश्न पर आओ। सुश्री मेधा पाटेकर, बच्चे पाटेकर नहीं पाठेकर है ये। पाठेकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से, नारी विमोचन आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से? चलिए जल्दी बताओ भैया। नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बच्चे ये जो जुड़ी हुई है आपकी मेधा पाटेकर, ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से हैं। एक आंदोलन और चलाया गया था, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, शर्मिला बचाओ आंदोलन। शर्मिला बचाओ आंदोलन, देखो शर्मा रही है बेचारी। शर्मिला बचाओ आंदोलन इस किससे संबंधित है और किसने चलाया था? मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोगों से चाहिए, जितने बच्चे भी आज यहाँ पर देख रहे हैं। सवाल ये है कि मेधा पाटेकर तो आपने पढ़ लिया, आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ लिया, हमने पूछा शर्मिला बचाओ आंदोलन किसने चलाया। ठीक है, अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही
भारत रत्न अवार्ड दे दिया गया हो। देखिए, भारत में राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है वो बात अलग है, मैं सबके नाम भी आपको गिनाऊंगा अभी। लेकिन वो व्यक्ति जो ना तो राष्ट्रपति बने हैं, अभी उपराष्ट्रपति तो बने हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न दे दिया गया हो, कितने तरीके से सवाल पूछता है नंबर कोई पता नहीं होती यार, उसके दिमाग का कोई पता नहीं वो है कहाँ क्या पूछ ले। ठीक है भैया, इसके बाद आप नोट करके लिखेंगे क्या, सबसे जरूरी बात तो ये है कि एस राधा कृष्णन, क्या लिखेंगे बच्चों, एस राधा कृष्णन। और बच्चों एक नाम लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका लिखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का, जो कि 2002 से लेकर और 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला है। क्या मिला है, भारत रत्न। तो दो व्यक्ति ऐसे हो गए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिला है। राष्ट्रपति बने 2002 में। अब बात करता हूं राधा कृष्णन जी की, इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिलता है और बच्चे ये राष्ट्रपति बनते हैं 1962 में। क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बने 1962 में, पुरस्कार मिल गया 1954 में, और 2 बार बने भारत के उपराष्ट्रपति, 2 बार बने उपराष्ट्रपति। ये बात जरूर लिख लेना नोट करके। अगले पर आओ। निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, बताना बच्चों। बच्चों इस प्रश्न का जवाब आप मुझे सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आज ये पढ़िएगा जरा। देखो भैया, भोपाल गैस त्रिशादी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी और यह घटना कब की है, यह घटना कब की है। यह 2 प्रश्न आपके लिए मैंने लिखे हैं, जल्दी मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, जल्दी मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जो भोपाल गैस त्रिशादी हुई थी वहां कौन सी गैस लीक हुई थी बच्चे, ये आपको बताना होगा, समझ रहे हो ना। तो भैया आपको बता दूं वहां पर हुई थी MIC। MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या नाम है बच्चे, 84 की ये घटना है, मिथाइल आइसोसाइनाइट थी। कोई है ऑप्शन, कहाँ रहा, ये रहा मिथाइल आइसोसाइनाइट। जब एग्जामिनर फांसने वाला होता है ना, देखो यहाँ भी आइसोसाइनाइट, यहाँ भी, यहाँ फिनाल कर दिया, यहाँ आपका मिथाइल कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती करवा ही लेगा। अगले पर आ जाओ भैया। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आपके सामने आ गए हैं भैया, अब इनका जवाब दीजिएगा। विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों यह जो पहली बार मनाया गया था, यह पहली बार 8 जून 2009 को बनाया गया था। कब को मनाया गया था जी, 8 जून 2009 को पहली बार मनाया गया था। और बच्चे नोट करके लिखेंगे तब से ही यह किस डेट को मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल देखो। सवाल देखो भैया नेक्स्ट, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। बताओ बच्चों किस देश के हैं वो, तो आपको ये बताना होगा। बोलो भैया। साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें अध्यक्ष बने हैं। भैया उन्हें बताओ इनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2022 तक का होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 2021 से लेकर 22 तक का होगा। और भाई नोट करके मैं आपको बता दूं, यह घटना आपकी मालदीव की है। कब की है जी, मालदीव की ये घटना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। सवाल, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसको लॉन्च किया है, तो भैया इन्होंने किया है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को। बिल्कुल बढ़िया, ये तो आपने सही जवाब दे दिया, ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया दोस्तों।
चलिए, सवाल देखो बच्चों। विश्व ब्रेन ट्यूमर निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो ब्रेन ट्यूमर है वह किस दिन मनाया जाता है? बच्चों, एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर ये सर में जो बीमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग लिख लेंगे अल्जाइमर, बेनिंजाइटिस, पार्किंसन और आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस। ये सारी जो बीमारी होती हैं वो दिमाग से ही रिलेटेड होती हैं। और यह जो आपका ब्रेन ट्यूमर होता है वह 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चे? 8 जून को मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की आप सारी बात समझ गए होंगे। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? एक बार कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो क्लास को यार। जितने देख रहे हो कम से कम उतने बच्चे तो लाइव कर दिया करो। कुछ नहीं बिगड़ता यार लाइक करने में, बस टीचर का हौसला बढ़ता है कि हाँ अपने भाई और बहन सब साथ हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आओ बच्चों। सवाल है, विश्व बैंक ने नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? बताइए भैया, किसे नियुक्त किया है? तो भैया इन्हें आपको बताना होगा, जो कि 2021 से लेकर कब तक? 2021 से लेकर 2024 तक भैया ये कार्य करेंगे। और ये रंजीत सिंह दिसाले को चुना गया है। किसको चुना गया है? रंजीत सिंह दिसाले को चुना गया है। अगले पर आओ। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए SSSMI क्षेत्र के प्रोत्साहन देने के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो बच्चे आप लिख लेंगे 50 करोड़ रुपए का डॉलर। कितने रुपए का? 50 करोड़ रुपए का डॉलर। अगले पर आओ। बताओ बच्चा, इसका आंसर दीजिएगा जल्दी। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट, देखिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? चाहे वहां पर एक ही व्यक्ति क्यों ना रहता हो, लेकिन वहां वैक्सीनेशन पहुंचेगी। यह किस राज्य सरकार का अभियान है? बिहार का, पंजाब का, दिल्ली का या असम का? मतलब एक भी वोटर बिना वैक्सीनेशन के छूटना नहीं चाहिए, उसमें फिर चाहे आप हूं या मैं हूं। ये आपके किसने जारी की है, या इस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो यह बच्चे आपकी आम आदमी के बच्चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने इसको घोषणा को किया है कि एक भी व्यक्ति इससे नहीं छूटना चाहिए। बात क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न क्या है भैया? हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? जल्दी बताओ। तो भैया आंसर लिख लेंगे आप, भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, लेकिन आप लोगों ने करंट अफेयर्स तो बच्चों ऐसी ही होती है, टफ से टफ आता है, आसान से आसान भी मिल सकता है आपको। चलिए, हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया गया है? किसको दिया गया है बच्चों? तो आपको बताना होगा, जल्दी बोलो। तो ये किया गया बच्चों राजेश पेंडारकर को। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा भाई। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये है उपभोक्ता विश्वास सूचकांक। ये भैया उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने है। बताओ बच्चों, किस संगठन द्वारा यह जारी किया गया है? तो आप लिख लेंगे, यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। ये आज का अंतिम प्रश्न था। आज अब हम अपनी इस क्लास को यहीं रोकते हैं। एक तो आप सभी बच्चे अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा, क्लास कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। और जो कमेंट्स मैंने आपसे पूछा है कि शर्मिला बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शर्मिला बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था?
ये सारी बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। जो बच्चा बताएगा हम उसका नाम नेक्स्ट क्लास यानी कि 21वीं क्लास में मैं ज़रूर उसका नाम लूँगा। जो दोनों पर्सन बताएगा कि शर्मिला बचाओ आंदोलन किस राज्य में चला, किस महिला के लिए चलाया गया, किसने चलाया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।